बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं, नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। पाकिस्तान ने ये सबूत जो हैं तैयार किए हैं, ये डोजियर की शक्ल में। इस डोजियर को पाकिस्तान ने इस वक्त इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने अभी दुनिया को नहीं दिया है, लेकिन इसके अहम तरीन निकात, इसके अहम तरीन सबूत पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रख दिए हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। भारत को इस वक्त जो इसकी टाइमिंग है, इस वक्त बरहना करना पाकिस्तान की जानिब से, ये बहुत अहम है। जिस अंदाज में किया गया है ये बहुत अहम है। पाकिस्तान ये डोजियर, ये सबूत जो है वो दुनिया भर में अहम तरीन मुल्कों को, इदारों को पेश करने जा रहा है। पाकिस्तान ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को देगा। पाकिस्तान ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल ममालिक को, उनके सरबराहान हुकूमत, सरबराहान मुमलिकत को देगा। पाकिस्तान ये सबूत OIC को देगा और बड़ी बैनुल-अक़वामी अहम तरीन तंजीमों को ये सबूत पाकिस्तान देने जा रहा है। भारत पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है, भारत में बैठकर भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक की सरजमीन किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, इस बात के सबूत, और भारत पाकिस्तान में मौजूद एलिमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, इस बात के सबूत DGISPR में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने दुनिया के सामने रखे हैं। और ये नाकाबिल तरदीद सबूत है। ऑडियो जो टेप्स हैं वो उनका हवाला दिया गया और उनमें से कुछ सुनवाई गई हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो सामने रखी गई हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स सामने रखी गई हैं, उनके सबूत सामने रखे गए हैं। पाकिस्तान ने ये अहम तरीन काम किया है दहशतगर्द रियासत भारत को और भारत के दहशतगर्द वजीर आजम नरेंद्र मोदी, गुजरात के कातिल को दुनिया के सामने बरहना करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब इस बात के हामी हैं और यह अहम तरीन है कि जो पाकिस्तान ने काम किया है यह बहुत बहुत जरूरी था, मगर उनकी राय में यह नामुकम्मल है। ये मुकम्मल किस तरह से होगा यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। मैंने कुछ अर्सा पहले जनरल साहब का इंटरव्यू किया था। जनरल साहब से मेरी इस बारे में बात हुई। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और फिर मैंने उनसे उसके बाद बात की है। ये तमाम चीजें मैं आपके हवाले करता हूं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये सबूत सामने रखे हैं। इन सबूतों को सामने रखते वक्त यह बताया गया कि पाकिस्तान में सबसे पहले क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान में TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल अहरार, TTP के धड़े, इनको एक किया जा रहा है। बलोच दहशतगर्द धड़ों को एक किया जा रहा है। अल्ताफ हुसैन ग्रुप, इन लोगों को एक जगह एक करने की भारत कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इन लोगों को गुज़श्ता कुछ अरसे में भारत की जानिब से पैसे दिए गए हैं। ये पैसे बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल किए गए हैं। किस तरह से, कब, कहां मुंतकिल किए गए हैं, इस बात के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पाकिस्तान ने सामने रखे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सबूत पेश किए हैं। ये इस डोसियर में मजीद डिटेल्स में शामिल हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये डोसियर अभी भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। हम इससे ज्यादा सबूत आने वाले वक्त में दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के 3 मकासद हैं पाकिस्तान में इन तमाम तर चीजों को अंजाम देते हुए। एक, पाकिस्तान इस वक्त अमन की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद जानों का नजराना पेश किया है, लेकिन पाकिस्तान अमन की जानिब बढ़ रहा है। इसमें खलल डालना, गुज़श्ता कुछ अरसे में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं और इसमें भारत मुलव्वस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के सबूत भी पेश किए गए हैं। पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना, पाकिस्तान में चीजें गुज़श्ता कुछ अरसे में वापस बेहतर होना शुरू हुई हैं और साथ ही सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना, ये आप देख ही रहे हैं। CPEC के हवाले से भी इसमें बात की गई और डोसियर में 4 चीजें शामिल हैं। यह बताया गया कि भारत, वहां की रियासत, दहशतगर्द तंजीमें, इनका गठजोड़ इस डोसियर में शामिल है।
3 برسوں میں بھارت نے جو وسائل استعمال کیے ہیں گزشتہ 3 برسوں میں، اس بارے میں ڈوسیئر میں اہم ترین معلومات شامل ہیں۔ 22 ارب روپے بھارت نے اس میں خرچ کیے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان نے ایک ملیشیا تیار کی ہے، 700 کی نفری کی یہ ملیشیا ہے، سیل بنایا ہے۔ اس پر جو ہے مودی اس سلسلے میں اب تک 80 ارب روپے خرچ کر چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں شورش کو ہوا دینا، یہ بھارت کا مقصد ہے۔ اس میں ایک چیز ہمارے سامنے اور آئے گی، گزشتہ کچھ دنوں میں اس کے کچھ حوالے ہمارے سامنے آئے ہیں بلوچستان میں، اور اس کے کچھ ثبوت ہمیں ملے ہیں۔ آنے والے دنوں میں میرے منہ میں خاک اور بھارت اس مقصد میں ناکام ہو، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں آنے والے کچھ دنوں میں آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آئے گا کہ بھارت دہشت گردی کے واقعات یہاں کروا سکتا ہے۔ ڈی جی آئی اسپیئر صاحب نے کہا کہ جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں اضافہ ہے، اس میں بھارتی انٹیلیجنس آفیسر ہے کرنل راجیش، یہ افغانستان میں تعینات ہے، اور یہ پاکستان میں دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان سے افغانستان میں 4 ملاقاتیں کر چکا ہے۔ ان ملاقاتوں کے ثبوت اس پریس کانفرنس میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 30 داعش دہشت گرد پاک افغان سرحد کے علاقے میں انہیں تعینات کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا تھا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جو بھارت کے دہشت گرد ہیں داعش میں، یہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی فنڈنگ کے ثبوت اس پریس کانفرنس میں پیش کیے گئے، فنڈ ٹرانسفر کی تفصیلات، ٹرانزیکشنز، یہ تمام چیزیں اس میں پیش کی گئیں، اور پھر کس طرح سے الطاف حسین گروپ استعمال ہو رہا ہے اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ سرفراز مرچنٹ کے، طارق میر کے اعترافی بیانات موجود ہیں۔ اجمل پہاڑی کا چیف جسٹس کے سامنے اعترافی بیان موجود ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر جو حملہ ہوا، اس حملے میں جو افراد ملوث تھے وہ افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے لاسٹ مومنٹ پر اپنے ساتھیوں سے افغانستان میں باتیں کی تھیں، اور یہ جو گفتگو ہے یہ افغانستان میں بھارت کے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں نام سامنے آئے ہیں عبد الواحد، یہ شخص جو ہے یہ افغانستان میں سفارت خانے میں بھارت کا ملازم ہے۔ عبد القادر یہ قونصلیٹ میں جلال آباد میں بھارت کا ملازم ہے۔ بھارت نے ان لوگوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں ہتھیار دیے ہیں، مختلف آلات دیے ہیں، خودکش جیکٹس دی ہیں اور پیسے دیے ہیں۔ بھارت کے 87 تربیتی مراکز ہیں، ان میں سے جو بیشتر ہیں وہ افغانستان میں ہیں، اور ایک بڑی تعداد بھارت میں موجود ہے جہاں پر ان دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ ان میں سے جو بلوچ دہشت گرد ہیں انہیں افغانستان میں تربیت دی جاتی ہے، جو ٹی ٹی پی کے اور حزب الاحرار کے دہشت گرد ہیں انہیں افغانستان میں تربیت دی جاتی ہے، اور جو دہشت گرد ہیں الطاف حسین گروپ کے، ان میں سے بیشتر کو بھارت میں تربیت دی گئی ہے، اور اب بھی ان میں سے بعض ایلیمنٹس بھارت میں موجود ہیں۔ اس بات کے ثبوت دیے گئے ہیں۔ جو ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ ہے، ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے بارے میں گزشتہ کچھ دنوں میں بات ہوئی، میں نے بھی آپ سے اپنے ویلاگز میں بات کی، اور اس حوالے سے جو ہے مختلف چیزیں سامنے آئیں۔ پی ڈی ایم نے بھی ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ جو ہیں ان کی بات کی، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر لوگوں کی بات کی ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے بارے میں ہمارے بعض سینئر اور بڑے بڑے صحافت کے ناموں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ جو ہیں وہ ریاست سے ناراض ہیں، ان کے ساتھ ریاست کی جانب سے ناانصافی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کی گفتگو ایک بھارتی دہشت گرد ماسٹر مائنڈ سے سنوائی گئی، اور یہ گفتگو جو تھی یہ ثبوت کے طور پر آج ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کس طرح سے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کی را کے مختلف ایجنٹ سے جو رابطوں کی ٹیپس ہیں، یہ ٹیپس 7 سے زائد ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں، ان میں سے ایک ابھی سنوائی گئی ہے۔ اے پی ایس اور ایگریکلچرل یونیورسٹی، یہاں پر جو دہشت گرد حملے ہوئے تھے ان کا کردار ملک فریدون، یہ افغانستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں جو ہے وہ
गया है, इसने वहां इलाज करवाया है, इसने वहां रॉ के एजेंट्स से मुलाकातें की हैं, और यह किरदार जो है यह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात में मुलव्वस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम तरीन बात यह थी कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसका जो इब्तिदाई हिस्सा है वो उर्दू और इंग्लिश में हमारे ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किया। DGISPR ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थ्रू आउट, जिसमें भारत की दहशतगर्दी की तमाम डिटेल्स थी, भारत की दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग की तमाम डिटेल्स थी, भारत किस तरह से ये दहशतगर्दी के मराकज़ चला रहा है इसकी डिटेल्स थी, इसके सबूत थे, और दहशतगर्दों के दरमियान राब्तों के जो सबूत थे ये पेश किए गए। और DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये तमाम सबूत और ये तमाम गुफ्तगू जो थी वो इंग्लिश में की थी। उनका फोकस, उनकी ऑडियंस इंटरनेशनल ऑडियंस थी, दुनिया के सामने भारत को बरहना करने की इस कोशिश के सिलसिले में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जब इसको कंक्लूड किया तो कंक्लूड करते हुए उन्होंने एक बार फिर इंग्लिश में इस तमाम एफर्ट को कंक्लूड किया। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब का मैं आपको हवाला दे रहा था, उनसे जो बातचीत हुई है, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक अपनी जो एफर्ट्स की हैं, ये जो एफर्ट्स की हैं और जो सबूत रखे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान ने इतना डिटेल में भारत को बरहना करने का काम इससे पहले नहीं किया है। ये शानदार काम है। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, ISI को सैल्यूट पेश करना चाहिए इस पर कि कितना जबरदस्त काम किया और किस तरह से सबूत सारे के सारे सामने रखे हैं। लेकिन उनकी राय में पाकिस्तान को यहां रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को यह केस पूरी दुनिया के सामने इस ज्यादा भरपूर अंदाज में अभी मजीद और बार बार प्रेजेंट करने की जरूरत है। बड़े इंटरनेशनल जो फोरम हैं उन पर प्रेजेंट करने की जरूरत है, और साथ ही उनका यह कहना है कि जो अजीत दोवल का तरीक़ाकार है उसे उसी की जबान में जवाब देने की जरूरत है। ये वही जबान समझते हैं। उनका यह कहना है कि इस जंग को हमें जिस तरह से वो हमारे साथ कर रहे हैं हमें वहां लेकर जाना होगा। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो भारतीय हुकूमत से, भारतीय रियासत से नाराज हैं, अलहदा होना चाहते हैं, और जिन्हें यह लगता है कि उनके साथ भारत में मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है। तो उन एलिमेंट्स को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, उन एलिमेंट्स को पाकिस्तान को एक हाईलाइट करना चाहिए, दो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में भारत ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहा है, और भारत को जहां सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंच सकती है वहां तकलीफ पहुंचाने की जरूरत है। ये इस्तदलाल उन्होंने क्यों दिया? उनका कहना है कि क्या दुनिया नहीं जानती कि भारत ये सब कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने हालिया दिनों में इस बात के सबूत नहीं दिए कि भारत ये सब कुछ कर रहा है? क्या अमेरिका इस हवाले से भारत पर तनकीद नहीं कर चुका? जब ये तमाम शवाहिद मौजूद हैं और उसके बावजूद भारत ये तमाम चीजें मुसलसल कर रहा है, तो फिर अब जरूरी हो गया है कि भारत को उसी की जबान में, उस जबान में जिस जबान में वो समझता है, समझाया जाए, सुनाया जाए, और भारत पर पाकिस्तान का जवाब वाज़े किया जाए। ये एक और तरह से भी साबित होता है। भारत की जानिब से मुसलसल सीज फायर वायलेशन की जा रही थी, और हमारे यहां जब हम देखते हैं उस लाइन ऑफ कंट्रोल को कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, तो वहां से जब गोलाबारी होती है, वहां से जब फायरिंग होती है, तो पाकिस्तानी शहरी बिल्कुल सामने सरहद पर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के शहरियों पर फायरिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बहुत एहतियात से ये फायरिंग करनी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उस जानिब हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं, वो हमारा हिस्सा है जो गैर कानूनी तौर पर भारत के कब्जे और तसल्लुत में मौजूद है। तो उस कब्जे और तसल्लुत का जो जवाब दे रहा है पाकिस्तान को बहुत एहतियात से जवाब देना होता है उनकी फोर्सेस को। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 48 घंटों में ये जवाब बहुत भरपूर अंदाज में दिया है, और आप जाके भारतीय वेबसाइट्स चेक कीजिए, आप भारतीय मीडिया चेक कीजिए, आपको नजर आएगा कि किस तरह से वो रो रहे हैं। वो 6 दिन पहले रोए हैं जब उन पर मुजाहिदीन ने, कश्मीर में मुजाहिदीन ने हमला किया और उनको जवाब दिया और उनके फौजियों को ठिकाने लगाया है, और अब जवाब दिया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, और वहां भारी जानी नुकसान हुआ है। इसकी जो तादाद है वो कम से कम 8 बताई जा रही है, और इस वक्त
یہ آنسو، یہ واویلا آپ کو بھارتی میڈیا پر بہت واضح انداز میں نظر آ رہا ہے۔ جب پاکستان نے یہ جواب دیا ہے تو یہ جواب وہاں پر آنسوؤں کی شکل میں پہنچا ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے غلام مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو وہ جواب دینے کی ضرورت ہے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔